चलो, एक तरह तो ठीक है। ये वही टाइम हो गया जो पहले होता था। ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस में 10:15 होता था। अच्छा, जुल्मे राना, यू हैव टेकन previous lecture. Would you like to tell me something about it? What is that? And in a few words, and not I want to get some kind of a detailed summary, a detailed explanation, just in a few lines. यार ये कट कट के पता नहीं, आपकी क्लास में इससे पहले मैंने क्लास ली है, उसमें कोई कट कट के नहीं आई आवाज। अच्छा, एक मिनट, मैं फिर ऐसे करता हूँ कि इसको जो देखते हैं, हैंड फ्री का मसला तो नहीं। ये अच्छा। ए, हाँ जी, अब हेलो। नहीं, इसकी क्या वजह? प्रॉब्लम तो है वैसे ना, वो बच्चे ऐसे नहीं कह रहे। अच्छा। अच्छा, आप लोगों के पास ये नोट्स हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के? आज हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं। जुमला, यू हैव नोट्स रिलेटेड टू द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म? अच्छा। हैं? आप लोग ऐसा करें कि ये टेक्स्ट बुक सामने रखें, जो नोट्स करवाए थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के, वो आप अपने सामने रखें तो हम वहाँ से टेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ जी, देख लें देख लें, निकाल लें। अच्छा, भी देखें, मैं शुरू करने लगा हूँ। कहता है डीकंस्ट्रक्शन, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का दूसरा पार्ट भी है, एस्पेक्ट है, वो है एस्पेक्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का। और हमने देखा कि इसके मीनिंग, अगर हम इसमें हाइफन डाल दें तो इसका मतलब हो जाएगा फिर कि स्ट्रक्चरलिज्म ख़त्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म शुरू हो गया। लेकिन इसमें हाइफन नहीं है, पोस्ट और स्ट्रक्चरलिज्म के दरमियान हाइफन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक थ्योरी है। स्ट्रक्चरलिज्म भी एक थ्योरी थी, ये भी एक थ्योरी है। और इसके अपनी जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी अपनी थी। इसको भी लेंगे, उसको भी लेंगे, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर हाइफन डाल दें तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है, जिसको डी कंस्ट्रक्शन
डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके दरमियान में भी डी और कंस्ट्रक्शन के दरमियान हाइफन नहीं है। कंस्ट्रक्शन वही तामीर, वही सेंट्रल चीज़, कोई चीज़ का हो जाना, और डी का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन जो बनी हुई है उसको तोड़ देना, है ना। बल्कि कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करके नई कोई चीज़ को लेके आना, लेकिन नहीं, वो भी बगैर हाइफन के डीकंस्ट्रक्शन है। तो ये एक नई थ्योरी, नई बात, नई वो भी बात थी, ये भी बात है। तो इस तरीके से इसका मीनिंग हम लेंगे। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर यू हैव ऑब्जर्व दैट वी डिस्कस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जनरली एज वेल एज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में हमने देखा कि कोई भी चीज़ सेंट्रल होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है और उसको फाइनल माना जाता है। कोई एक चीज़ को लेनी है, आप चाहे रीडर को सेंटर ले लें, तो रीडर जो है वही सेंटर है, जो मीनिंग निकालेगा वही असल होंगे। आप टेक्स्ट को फाइनल ले लें, सेंटर ले लें, वो जो वो कहेगा वही सेंटर है, वही सब कुछ है। और इसी तरीके से आप राइटर को सेंटर ले लें कि राइटर को समझ लें, राइटर क्या था, और उसी को फाइनल समझ के आप टेक्स्ट के मीनिंग को लेते हैं, तो वो किसी न किसी चीज़ को सेंटर लिया जाता है। और जैसे मैंने मिसाल दी थी कि किसी गांव की मालूमात लेनी है तो वो किसी नंबरदार को सेंटर समझा जाता है, और नंबरदार के पास जाकर हम कहते हैं कि ये सारा कुछ इस गांव के फलां किसी बंदे के बारे में मालूमात है, तो वही देगा, तो वही सारा कुछ है, तो उसको फाइनल लिया जाता है। तो इसी तरीके से जैसे गांव की बरादरी है, अवान बैठे हैं, उनमें एक मरकज़ी कोई आदमी है और उसके पास, या पठान बैठे हैं, उनके पास एक बंदे के पास हम लोग चले जाते हैं, या हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनका बड़ा ये है, यही सारा कुछ देगा। तो देखने में तो लगता है कि वो वाकई सारा कुछ देगा, वो सेंटर है। लेकिन डीकंस्ट्रक्शन या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहती है कि कोई भी सेंटर नहीं, आप उसको सेंटर नहीं मान सकते। आप उसको तोड़ दें, उसके सेंटर को तोड़ दें, हर जगह को देखें, मुख्तलिफ लोगों से मिलें, अवानों के दूसरे लोगों से भी मिलें, पठानों के दूसरे लोगों से भी मिलें, तो फिर आपको सही मानी का पता चलेगा। मुमकिन है, हो सकता है कि वो नंबरदार जो है वो उस घर के खिलाफ हो और आपको सही मालूमात ना दे, ये हो सकता है। इसी तरीके से वो अवानों का या पठानों का जो सरबराह है, जिसको आपने सेंटर मान लिया, वो हो सकता है कि वो सही मानी ना दे, तो सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन कैन बी क्रिएटेड, तो वो सेंटर को तोड़ने को कहते हैं। इसी तरीके से हमने सेंटर राइटर को माना कि उसकी लाइफ को पढ़ लें और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि ये किस पे लिखता था, ये इसकी जो जितनी भी थेरीज़ हैं वो बहादरी पे हैं, इसकी थेरीज़ जो हैं फेमिनिज़म के ऊपर हैं जितनी भी, या ग्रीडनेस के ऊपर इसने सारे लिखे हैं, या जो है आज की बेरा रवि के ऊपर ही इसकी सारी पोएम्स हैं, और राइटर के साथ भी ऐसा हुआ और इसके ऊपर सारी पोएम्स हैं, इसको सेंटर मान लें, ये भी गलत। तो सेंटर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहती है कि देयर इज एनी काइंड ऑफ अ सेंटर, तोड़ दें सेंटर को, और सेंटर को तोड़ेंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। आपने कोई सेंटर नहीं लेना बल्कि सारे एस्पेक्ट्स को लेना है, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, फिर आपको उस टेक्स्ट की समझ आएगी। तो मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी कि आपने पोएम पढ़ी है ब्रोकन इमेजेस की, तो जो बंदा अपने आपको क्लियर इमेजेस समझता है तो वो बंदा डल हो जाता है, वो कहता है कि बस यही सारा कुछ है, यही मीनिंग थे जो मैंने अंडरस्टैंड कर लिए। जबकि जो बंदा ब्रोकन इमेजेस रखने वाला है
उसके तसव्वुरात टूटे फूटे हैं, वो पूछता फिरता है, उसको कुछ समझ भी आती है तो फिर वो उसी के बारे में मज़ीद पूछता है, और वो क्लियर हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल अपने घर की देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल। मेरा भाई बिल्कुल अनपढ़ है और उसको 100 तक गिनती नहीं आती, लेकिन हमारे से मुआशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह क्या है? मैं समझ लेता हूँ कि ये चीज़ ऐसे ही है कि मैं बहुत से पैसे गंवाए हैं। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने कुछ चीज़ें खरीदी 300-300 के 400 की, तो मैंने अपने हिसाब से उसको रायत करवाई कि 300 को लगवा दें। तो मैंने चीज़ें 3 ली, मैंने उसको कहा कि यार 1200 लगा लो, वो 1500 कह रहा था। जहन में मेरे चल रहा था कि मैंने 300 के हिसाब से, वो तो 900 बनता था, लेकिन मैं उसको अपने हिसाब से छुड़वा के, मेरे जहन में है कि मैंने 4 चीज़ें ली हैं और 300 करवा के मैंने 1200 का उसको कह दिया, मैं ले आया। जबकि कन्फ्यूजन हुई, मैं गलत था। अच्छा, भाई का काम ये है कि उसको नहीं आता, वो एक बंदे से पूछता है, उसके इमेजेस ब्रोकन है, मैं अपने अंदाज़ा लगा लेता हूँ, मैं नहीं पूछता किसी दूसरे से। मैंने कहा कि जो है, अच्छा इतने पैसे बनते हैं, तुम इतने पैसे दे दो, मैंने तो ले लिए, जबकि मैं तो गलत था। मैंने इसको समझा कि मैंने क्लियर है, यही चीज़ है, यही आइडिया है, यही सेंटर है, मैंने इसको समझ लिया। वो मेरे से भी हिसाब कराएगा, वो भाई से हिसाब कराएगा, दूसरे के दिन आके फिर मेरे से झगड़ा कर लेगा, यार तूने सब ठीक नहीं किया, बताओ मुझे कैसे किया था। मैं फिर खपता हूँ उसको, फिर बताता हूँ सारा कुछ। अच्छा, वो किसी और से भी जाके हिसाब किताब करवाता फिरता है, कोई उसको आइडिया आता है तो फिर मेरे से 3 दफ़ा वो पूछ लेगा, पैसे भी ले लेगा और फिर दोबारा हिसाब करवाने लग जाएगा। यानी 10 दफ़ा वो हिसाब करवाएगा तो वो क्लियर कर लेता है अपने कॉन्सेप्ट को, और वो 1 रुपया भी टच नहीं खा रहा, और बिल्कुल अनपढ़ है, और उसने बैंकें भर ली हैं। और मैं जब अपने आप को देखता हूँ और उसके साथ कंपैरिजन करता हूँ, तो मैं मुआशी लिहाज से बड़ा कमज़ोर लगता हूँ उसके सामने। हालांकि मैंने बड़ा पैसा कमा के देखा हुआ है, जबकि आजकल थोड़ा सा डाउनफॉल में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? अभी भी वो 10-12 हज़ार पे कर रहा है, लेकिन बैंकें भर रही हैं। उसको वालिद साहब को पैसे दे के चले गए थे, उसी से ही उसने बढ़ाते बढ़ाते 1 रुपए का भी वो फ़र्क नहीं आने देता किसी भी मामले में। तो हम लोग जो सेंटर बना लेते हैं, यही स्ट्रक्चरलिज्म है कि सेंटर बनाना, किसी को भी सेंटर बनाना। डीकंस्ट्रक्शन या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तोड़ता है, इसी सेंटर को तोड़ता है। वो सारे पहलुओं को देखना है। वो कहते हैं कि आपने, तो देन यू कैन एबल टू गेट अस ट्रू मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ड्रीटा ने इसको दिया था। इसकी टेक्स्ट को हम लोग पढ़ के देखते हैं, ताकि टेक्स्ट के हिसाब से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये कहता है, deconstruction term denotes particular kind of practice in the reading। ये जो टर्म है, ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रैक्टिस इन रीडिंग के अंदर खास तौर पे इसकी प्रैक्टिस, रीडिंग करनी है हमने। Therefore the method of criticism and mood of analytical inquiry, इस तरीके से ये क्रिटिसिज्म का एक मेथड है, या इन एनालिटिकल थ्योरी का एक मूड है, अंदाज है। In her book The Critical Difference 1961, Barbara Join the clarifies the term। In her book, अपनी किताब में, ये क्रिटिकल डिफरेंस 1981, जो 1881 में लिखी गई थी, बारबरा जॉनसन क्लेरिफाइज द टर्म्स, वो इस टर्म को क्लेरिफाई करता है। हालांकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हमने देखा कि ये फाइनलाइज हुई है कब? 1966 के अंदर। 1966 में ये बाकायदा, 60 से शुरू हुई है, एक्चुअल फाइनलाइज हुई है, ये मार्केट में आई है 1966 में।
तो 1981 के अंदर जो बारबरा है वो तस्दीक करता है इस टर्म की कि ये ठीक थी। उसने क्या कहा, डीकंस्ट्रक्शन इज नॉट सिनोनिमस with destruction. However, it is in fact much closer to the origin meaning of the word analysis itself, which etymologically means to undo. Virtual synonym for to deconstruct. Deconstruction is not synonymous with destruction. आप इसका सिनोनिम या इसका मुतरादफ ये नहीं ले सकते कि ये तबाह कर देना, डिस्ट्रक्शन से नहीं ले सकते। हाउएवर इट इज इन फैक्ट, बल्कि दर हकीकत मच क्लोजर टू द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड एनालिसिस इटसेल्फ। लेकिन ये काफ़ी क्लोज है, जो इसका सही मानी बनता है इस वर्ड का, एनालिसिस का जो मीनिंग बनता है, एनालिसिस का मानी इसके काफ़ी क्लोज है। ये डिस्ट्रक्शन नहीं, एक्चुअली एनालिसिस है। विच इटिमोलॉजिकली मीन्स टू अनडू, जिसको ग्रामेटिकली इटिमोलॉजिकली यानी लिसानी लिहाज से इसका मीनिंग बनता है अनडू, यानी मनसूख कर देना, यानी स्ट्रक्चर को तोड़ देना। अब विर्चुअल सिनोनिम्स फॉर टू डीकंस्ट्रक्ट, अब विर्चुअल सिनोनिम इसका हाँ ये बनता है, जो इसके लिए बनेगा वो है डीकंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट हुई चीज़ बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन इसमें हाइफन डाल दिया कि कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगी, अब तोड़ देना है उसको। विर्चुअल मीनिंग सिनोनिम एक्चुअल उसने इसके ये दिए हैं। द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट प्रोसीड बाय रैंडम डाउट और arbitrary subversion, but by the careful teasing out of the warning forces of signification within the text itself. Deconstruction of the text does not proceed by, deconstruction को आप आगे नहीं बढ़ाते by random doubt, कि रैंडमली आपने डाउट करना है, डाउटफुल होना है, या आर्बिट्रेरी सबवर्जन, या बेकायदा बर्बादी कर देना, तोड़ फोड़ के रख देना, ये नहीं है। बट बाय द केयरफुल टीजिंग आउट ऑफ द वार्निंग फोर्सेस ऑफ सिग्निफिकेंस विद इन द टेक्स्ट, बल्कि आपने एहतियात से टीज करना है, केयरफुल टीजिंग आउट ऑफ द वार फोर्सेस ऑफ द सिग्निफिकेशन, कि जो ताकतवर फोर्सेस हैं जिसको आपने अहमियत दे रहे हैं किसी चीज को, यानी सेंटर मान रहे हैं, उसको ऊपर आपने केयरफुल टीजिंग करनी है विद इन द टेक्स्ट के अंदर। इफ एनीथिंग इज डिस्ट्रॉयड इन द deconstructive reading, it is not the text, but the claim to unequivocal domination of one mood of the significance over another. If anything is destroyed in the deconstructive reading, अगर कोई चीज़ तोड़ दी जाती है deconstructive reading में, it is not the text, ये टेक्स्ट को नहीं, बट द क्लेम टू अनइक्विवोकल डोमिनेशन, बल्कि आपने गैर वाज़े करना है डोमिनेशन को ऑफ वन मूड ऑफ द सिग्निफिकेंट, जो आपने एक मूड बना लिया है किसी चीज़ की अहमियत देने के लिए, और दूसरे के लिए, दूसरे की निस्बत एक को अहमियत देने का जो आपने मूड बनाया हुआ है, उसको गैर वाज़े करना है। वो वाज़े थी कि चीज़ हमारे पास, ब्रोकन इमेजेस रखने हैं हमने। Deconstructive reading is the reading which analyzes the specificity of the text, critical differences from itself. Destructive reading is the reading, जी जी,
जी बच्चे। हाँ अरे वाह, ये वही टेक्स्ट जो आपको नोट्स दिए हुए थे, जो मैंने अपने वो बुक से नोट्स दिए थे। अच्छा, उसमें डी कंस्ट्रक्शन निकाल लें उसमें। है कि नहीं? डी कंस्ट्रक्शन। शुक्र है, चलो ये। अच्छा, deconstructive reading is the reading which analyzes the specificity of the text critical difference from itself. Deconstructive reading is the reading, ये वो रीडिंग है which analyzes the specificity of the text critical differences from itself. तो ये मखसूस रीडिंग है, ये एनालिसिस करती है जो स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेक्स्ट। हमने स्पेसिफाई किया था टेक्स्ट को कि टेक्स्ट ही सेंट्रल है, उसको उसका एनालिसिस है कि जो आपने स्पेसिफाई कर दिया, जो आपने सेंटर कर दिया, उसका एनालिसिस करना, मजीद उसका एनालिसिस करने आया कि यही सेंटर है। वन कुड से, बंदा कह सकता है दैट वाइल पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप्स एज ए रिस्पॉन्स टू एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म European phenomena largely, deconstruction focuses on the rhetoric and reflexivity reference aspects of the language in a way that the American new critics see new criticism had encouraged earlier in the century. That the while post-structuralism develops as a response to, हम ये कह सकते हैं कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ये डेवलप्ड हुई, ये जवाब में हुई एज डिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, कि स्ट्रक्चरलिज्म को की प्लेसमेंट को डीप्लेस करना है, उसकी प्लेसमेंट को खत्म करना है। यूरोपियन फिनोमिना लार्जली, यूरोपन का जो फिनोमिना है ज़्यादातर, डीकंस्ट्रक्शन फोकसेस ऑन रेटरिक एंड रिफ्लेक्सिविटी। डीकंस्ट्रक्शन का फोकस है रेटरिक यानी बयानबाजी पे है, रिफ्लेक्सिटिविटी पे है यानी इंसान से बाहर कोई चीज़, रिफ्लेक्सिटिविटी इंसानी पहुंच से बाहर के ऊपर है। यानी यही कह लो कि एक बंदा किसी चीज पे पहुंच गया तो वो कहता है कि वो तो पहुंच गया, आपने उससे भी बाहर जाना है। द सेल्फ रिफरेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, सेल्फ रिफरेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, जुबान के जो अपने इस्तारे हैं उस पे जाना, इन अ वे दैट, इस तरीके से दैट अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म हैड इनकरेज्ड अर्लियर इन द सेंचुरी। तो बल्कि अमेरिकन जो न्यू क्रिटिक्स थे, क्रिटिसिज्म जिन्होंने लिखे, उन्होंने इस सदी के शुरू में ही इस टर्म को इनकरेजमेंट दी थी। जैसे वो जॉनसन के बारे में 1981 में उसने भी इसको, इस टर्म की फेवर की थी। तो इस तरीके से deconstruction owes much to the theories of French philosopher Jacques Derrida 1930 में जो पैदा हुआ था, whose essay structure, sign and play in the discourse of the human science 1960, which he was to follow with his book of grammatology 1967, began a new critical movement. Deconstruction owes much to the theories of the French philosopher
ये डिकंस्ट्रक्शन जो है ये जुड़ी हुई है जो फ्रांसीसी फिलोसोफर था जेकस या जैकस डेरिडा से जुड़ी हुई है। 1930 जो 1930 में पैदा हुआ था। हुज ऐसे स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले, उसने एक ऐसे लिखा था जिसका उन्वान बनता है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंस। ये सारा है ह्यूमन साइंस की डिस्कोर्स में प्ले, साइन और स्ट्रक्चर, ये उसका ऐसे था जो 1966 में उसने लिखा था, विच ही वॉज टू फॉलो विद हिज बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी। और इसके अंदर उसने फॉलो किया था, पैरवी की थी अपनी ही जो किताब थी उसकी ग्रामेटोलॉजी 1967 में जो इसने लिखी थी। तो इसके अंदर इसी ऐसे को ही इसने एक्चुअल फॉलो किया था। ग्रामेटोलॉजी का मतलब होता है टोलॉजी, जब आ जाता है किसी चीज़ के साथ तो साइंटिफिक स्टडी बन जाता है। तो ग्रामर का या किसी भी लैंग्वेज का साइंटिफिक मताला ग्रामेटोलॉजी कहलाता है। बिगिन टू न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट, तब से न्यू क्रिटिसिज्म की मूवमेंट का आगाज़ हो गया था, यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का आगाज़ हो गया था। Deconstruction so far has been the most influential feature of the post-structuralism because it defines the new kind of reading practice, which is a key application of the post-structuralism. Deconstruction so far has been the most influential feature, ये बहुत ही अहम पहलू रहा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का। इसमें देखें उसने हाइफन डाला हुआ है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का पहलू रहा है, स्ट्रक्चरलिज्म खत्म करके पोस्ट का आ जाना। बिकॉज इट डिफाइंस द न्यू काइंड ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें रीडिंग प्रैक्टिस में नई जिद्दत आ जाती है, विच इज़ अ की एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ये जो है बहुत ही अहम यूज है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का। Derrida shows that text, any text, be it be polemic, philosophical treatise, a poem for that matter, an exercise in the deconstructive criticism can be read as saying something quite different from that it appears to be saying, and it may read as carrying a popularity of the significance or saying many different things which are fundamentally at variance with, contradictory to, and subversive of what may be seen by a critic as a single stable meaning. दरीदा कहता है that text, कोई भी टेक्स्ट, एनी टेक्स्ट, बी इट ए polemic, चाहे वो किसी बहस में हो, फिलोसफिकल ट्रीटी हो, फलसफियाना कोई मकाला हो या पोएम हो फॉर दैट मैटर, एन एक्सरसाइज इन डिकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसके लिए ये एक एक्सरसाइज है कि आपने उसको तोड़ना है। कैन बी रेड एज सेइंग समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट अपीयर्स टू बी सेइंग, कैन बी रेड एज सेइंग समथिंग क्वाइट डिफरेंट, जो इसको हम पढ़ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट इट अपीयर्स टू बी सेइंग, जो ज़ाहिर होती थी उसमें, दैट इट मे बी रेड एज कैरिंग पॉपुलरिटी ऑफ द सिग्निफिकेंस। ये भी कह सकते हैं, इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि ये पढ़ती है उन चीज़ों को जिसको हम अहमियत दे देते हैं और वो शोहरत पा चुकी होती कि इसका ये मीनिंग है, उसको भी पढ़ना है। एज सेइंग मैनी डिफरेंट थिंग्स, अब ये भी कह सकते हैं कि यही चीज़, अब ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं,
which are fundamentally at variance with, जो कि बुनियादी तौर पे अब ये तजाद रखती हैं, contradictory अब इनका तजाद है, and subversive of what may be seen criticism as a single, या इसकी बर्बादी करनी है जिसको देखा गया क्रिटिसिज्म में कि ये तो सिंगल थी, स्टेबल थी, इसका तो एक ही मीनिंग था। Thus a text may be betray itself, तो समझें कि टेक्स्ट को गद्दार कहना है, यानी उसको तोड़ना है, जो उसका सेंटर है उसको तोड़ना है। डिकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और टेक्स्ट रिवील्स, ये जाहिर करती है देयर इज नथिंग एक्सेप्ट द टेक्स्ट, जाहिर ये करती है कि टेक्स्ट के अलावा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। In of grammatology, Derrida makes a new well-known axial proposition. उसने एक नई मरकजी तजवीज़ दी है जो बड़ी मशहूर है, that this is so. His keywords are alternatively. इसके कीवर्ड ये हैं, ये अल्टरनेटिवली नहीं, इसके और भी मुतबादल कोई चीज़ हो सकती है। This is one cannot evaluate, criticize or construe meaning of the text by reference to anything external to it. This is one cannot evaluate. ये है जिसको बंदा evaluate नहीं कर सकता, criticize नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता the meaning for the text by reference to anything external to it. जब तक आपको इसके बाहर के मीनिंग नहीं डाल सकते तो उसको बंदा नहीं समझ सकता। Derrida carries his logic still further to suggest, अपना लॉजिक वो देता रहता है, मजीद कहता है, to suggest ये बताने के लिए that language of any discourse is at variance with itself, by so being is capable of being read as yet another language. जो लैंग्वेज है किसी भी डिस्कोर्स की इस वेरिएंस विद इटसेल्फ, ये मुख्तलिफ हो सकती है, इसके अंदर वेरिएशन आती है, या इसके अंदर वेरिएशन हो जाएगी जब आप किसी दूसरी ज़ुबान को पढ़ेंगे। Thus hypothetically one may envisage an endless regression of the dialectical interpretation and reading without any stable, आप ये कह लें, वो कहता है कि आपने इंटरप्रिटेशन देनी है, तोड़ना है किसी स्टेबल चीज़ को, एसेंशियल मीनिंग जो आपने मखसूस मीनिंग निकाले हैं उसको तोड़ना है। इन शॉर्ट अ टेक्स्ट में बी पोजेस टू मैनी डिफरेंट मीनिंग्स, मुख्तर ये कि टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं, दैट कैन नॉट हैव अ मीनिंग, जिसका एक मीनिंग नहीं हो सकता। देयर इज़ नो ग्रांटेड एसेंशियल मीनिंग, कोई ज़मानत नहीं है कि इसका मखसूस मीनिंग है, ज़ुबान का कोई मखसूस मीनिंग नहीं होता। हमने उस वक्त भी पढ़ा था, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट यही नाइस के मानी बुरा, बैड के हुआ करते थे, और आज इसके मानी नाइस के हैं। ये नाइस वर्ड ऐसे चेंज, उसका कोई मानी नहीं, उसका कहते हैं, दरीदा तो कहता है कि कोई भी ज़ुबान है वो तो ज़ुबान है ही नहीं, सारी की सारी जितनी भी ज़ुबान के वर्ड्स हैं जो हमारे पास इस वक्त इसके मीनिंग है, मुमकिन है वक्त आने वाले वक्त में ये सारे बदल जाएंगे, ये कुछ और ही मीनिंग बन जाए। तो एसेंशियल आ मीनिंग तो है ही नहीं। An immediate constructive practice would be the question. Deconstructive practice would be to question the foregoing sentence by asking what is meant by granted essential meaning in that. वो कहता है जो deconstructive practice है would be to the question, ये तो एक सवाल है, foregoing sentence,
by asking what is meant by the granted. उस सवाल के ऊपर, उस सेंटेंस के ऊपर जिसको आपने गारंटी दी है कि दैट इज द ग्रांटेड, गारंटी उसकी दे देंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज होती है, उसकी जमानत दी जाती है कि ये चीज ये है, ये 2 साल खराब नहीं होगी। उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना है, इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। कि जो चीज एसेंशियल था इसके ये मीनिंग थे, उसके तो मीनिंग ही नहीं है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तो कहती है किसी चीज के कोई मीनिंग ही नहीं है। The implication are that any form of traditional literary criticism which employs the practical tools of the comparison, analysis, potentially and attentively to elucidate the meaning is the self-defeating practice. Since the rhetoric of both literary text under analysis and literary criticism is the inherently unstable. खैर वही बात करता है इसमें भी कि बस आपने जो रवायात है उसको अनस्टेबल करना है। तो अभी तक इसकी जो सिर्फ उसने यही बताया है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। तो उसने जो टर्म्स दी हैं अब हम बाकायदा पढ़ेंगे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्ले इन द टेक्स्ट टर्म यूज की थी। जो कुछ टर्म्स का पता है आपको, कल हमने यूज की थी, कोई बता सकता है? चलो आज वही टर्म्स का यूज हम लोग करेंगे। बरकैफ The initial stage of the Derrida constructive theory is the contention that both speech and writing are significantly processes which lack the presence. The initial stage of the Derrida's constructive theory, Derrida की constructive theory का जो पहला मरहला है, is the contention, वो एक तजाद पैदा करता है, लड़ाई करता है, that both speech and writing are signifying processes, कि आपने जो स्पीच और राइटिंग को अहमियत दी है, किसी एक को अहमियत दी है उसके ऊपर, विच लैक प्रेजेंस, वो किसी भी चीज की जो अहमियत देना है उसके खिलाफ कंटेंशन है। तो हमने रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर, आर्ट राइटिंग के ऊपर कल डिस्कस किया था। Derrida stabilizes and displays the traditional hierarchy. ट्रेडिशनल जो एक आपने तरतीब दी हुई है, हायरार्की, रवायाती एक तरतीब दी हुई है, उसको क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, डिस्टेबलाइज कर देता है। ही कॉल्स द वायलेंट हायरार्की, वो हायरार्की को वायलेंट हायरार्की का नाम देता है। वायलेंट, तशद्दुद, तोड़ना, हायरार्की को तोड़ना, वायलेंट हायरार्की। ये टर्म, पहली टर्म ये यूज हुई है जो रीडिंग राइटिंग के ऊपर थी। ऑफ स्पीच ओवर राइटिंग, to suggest that speech can only ever be a subject to the same instability as writing. तो स्पीच को भी ऐसे ही तोड़ेंगे जैसे राइटिंग को आपने तो अनस्टेबल करना है। हमने कल पढ़ा था कि वेस्टर्न फिलोसफी ने कहा था कि जो स्पीच है इसकी अहमियत ज़्यादा है राइटिंग की निस्बत, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही स्पीच करता है। लिहाजा इन्होंने कहा कि नहीं, उसकी अहमियत कैसे हो सकती है, आपने तोड़ना है उसको। How is possible that you are giving the significance to the speech?
राइटिंग की अपनी अहमियत है, किसी चीज की भी कोई अहमियत नहीं। तो वो हमने सप्लीमेंट का भी नाम दिया था अगले पैरे के अंदर, सप्लीमेंट। वो कहता है कि रीडिंग राइटिंग को सप्लीमेंट करती है। राइटिंग सप्लीमेंट का मतलब होता है कि कमी को पूरा करना। सप्लीमेंट्री जो फूड होता है वो उसका मतलब ये होता है कि कोई कमी है इसके बच्चे के अंदर, ये चीज़ दे दी जाए, तो वो उस चीज़ की पूरी कर देता है। तो वो कहता है कि अगर उसमें कमी है तो वो दूसरा उसको सप्लीमेंट करता है, दूसरा है तो पहला उसको सप्लीमेंट करता है। तो वायलेंट हायरार्की का इसमें टर्म्स यूज की गई। तो वो कहते हैं सजेस्ट दैट द स्पीच कैन ओनली एवर बी ए सब्जेक्ट टू द सेम इंस्टेबिलिटी एज राइटिंग, दैट स्पीच एंड राइटिंग आर द फॉर्म्स ऑफ वन साइंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की एक ही साइंस की शक्लें हैं। ग्रामेटोलॉजी, जिसे ग्रामेटोलॉजी कहते हैं, दोनों ये इन्हीं की साइंस है। दिस इज नॉट द रिवर्सल ऑफ द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किसी को नहीं देनी आप। सिंस प्लेटो ऑफ स्पीच ओवर राइटिंग बट डिस्प्लेसमेंट विच प्रोड्यूसेस द स्टेट ऑफ इनडिटर्मिनेसी। डेरिडा हैज डिवाइस्ड अ नंबर ऑफ टर्म्स। वैसे तो बहुत सारी टर्म्स उसने दी हैं, जैसा कि पीछे हमने वायलेंट हायरार्की पढ़े, टू आइसोलेट एंड क्लैरिफाई व्हाट ही इज ड्राइविंग एट, ताकि वो तोड़ दे या अलहदा कर दे चीज़ों को। बहुत सी टर्म दी है। ही यूजेस द टर्म सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का यूज करता है टू डिनोट, ये इजहार करने के लिए, द अनस्टेबल, अनस्टेबल करने के लिए या अनडिटर्मिनेट करने के लिए, द रिलेशनशिप को बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको तोड़ने के लिए वो सप्लीमेंट का यूज करता है। सप्लीमेंट का यहाँ मानी वो देता है सपोर्ट करना, एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए होते हैं ये सप्लीमेंट। राइटिंग रीडिंग को सप्लीमेंट करती है, रीडिंग राइटिंग को सप्लीमेंट करता है। द फ्रेंच वर्ड सप्लायर मीन्स टू टेक द प्लेस ऑफ, एक दूसरे की जगह पे आना, एज वेल एज टू सप्लीमेंट, जैसे सप्लीमेंट आता है, ये तो सप्लीमेंट, राइटिंग सप्लीमेंट है रीडिंग के लिए, रीडिंग सप्लीमेंट है, या किसी की दूसरे की प्लेस पे आना, सब्स्टिट्यूट के तौर पे आ जाना, मैं उसकी मदद करूंगा वो उसकी, दोनों इक्वल हैं। इट इज हिज कंटेंशन, इसका झगड़ा यही था, दैट राइटिंग बोथ सप्लीमेंट्स, राइटिंग बोथ सप्लीमेंट्स एंड टेक्स प्लेस ऑफ द स्पीच, ये दोनों सप्लीमेंट है, वो स्पीच की जगह पे आता है। दो दिस इज बाय नो मीन्स द ओनली opposition to which supplement the supplies। ओवरऑल वो ये कहना चाह रहा है कि there isn't any kind of significance can be given to one thing, you cannot give some kind of significance to the one thing, you cannot give the significance to the other thing, both are equal। everything has the equal significance। तो सप्लीमेंट की दूसरी टर्म उसने यूज की थी जो हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, हमने जर्नल इसका आइडिया लिया था। तो इसमें वो ये कहता है कि दोनों जो हैं एक दूसरे की जगह पे आते हैं, दूसरे एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, ये उसने टर्म्स यूज की है। तो नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज के लिए काफ़ी है ये। ओके बच्चों, नाइस, अल्लाह हाफिज। जी बच्चों, गुड्डी तेनू बड़ी बात है, प्रेजेंटेशन देने का बड़ा शौक है, हैं? ये जो दो तीन टर्म्स हैं मेरे ख्याल में हमारा इसके बाद मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म रह गया, उसके बाद शुरू कर लेते हैं। अगर शौक है तो नेक्स्ट पे आप दे दें, चाहे स्ट्रक्चरिज्म पे दे दें या इसी पे दे दें, या जो भी हैं आप एक एक अपनी मर्जी की एक ले लें टर्म्स जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ठीक है, अपनी मर्जी की अभी से तैयारी शुरू कर दें। मैं जो ही एक दिन में सब किसी को अचानक कह दूंगा तो वो आपसे प्रेजेंटेशन ले लेनी है मैंने।
अपनी अपनी कोई भी एक एक टर्म को की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। दे सकते हैं, दे सकते हैं, मेरी आसानी के लिए, मेरा फायदा हो जाएगा। नहीं, मैंने साइन नहीं करनी, अपनी मर्जी की जौन सी मर्जी ले लें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जिसको जौन सी, हाँ, बल्कि ऐसा करते हैं, जो पहले 10 लोग हैं रोल नंबर के हिसाब से, वो पहली टर्म लेगा, पहली हमने थ्योरी जो भी पढ़ी थी वो लेगा, उनमें से वो शुरू वाली में से वो उठाएगा, मार्क्सिज्म थी या जो भी हमने शुरू में पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, नहीं, किधर है जी आर, किधर है? सी आर और जी आर हैं, मौजूद हैं। हुमा खालिद, हुमा, आपने ऐसा करना है, आपने ऐसा करना है कि इनको ना फिर वो साइन कर दें, ताकि ये ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि इन लोग एक ही ना सारे करके बैठे हों, सारे स्ट्रक्चरलिज्म ही करके बैठे हों। ठीक है, वो जो है ना, आपने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म करना है, सेंट्रल को तो सेंटर को तोड़ना है। ठीक है। हेलो, मैंने कहा आपने सेंटर हैं। नहीं नहीं, आपने नहीं करना है, इनको दे देनी है सारी, ताकि जो थेरीज हैं वो यूटिलाइज हो जाएं प्रेजेंटेशन में। ठीक हो गया। एक तो ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर इफ्तिखार का फोन बार बार आ रहा है, तो वो उस वक्त कट जाती है। मैंने कहा आप असाइन कर दें इनको, जो पहले 10 है ना वो पहली थेरी को याद करेंगे, अगला 10 है वो अगली थेरी को इस तरीके से कर लें, या 5 5 लोग करके उनको दे दें। कर लें, आप प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं। पहले पहले ऊपर वाली करें, जो रह जाए तो मिड वाली कर लें। अच्छा, वो बुरी है। उनके वो क्या कहते हैं, वो उनकी शक्ल, वो तेल लगा हुआ है, काला तेल लगा हुआ है। अच्छा चलो, फाइनल वाली कर लें, ठीक होगा। मेरी तरफ से हाँ हाँ, नेक्स्ट से शुरू है, कोई देना चाहे तो दे लेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।